नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अमेरिका ने अपने डॉलर सिस्टम को एक तरीके से वेपनाइज कर दिया। कैसे किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। पर इसका नतीजा ये हुआ कि कई देश कहीं ना कहीं वो डॉलर से अपने आप को अलग हटाकर अपनी इकोनॉमी को चलाना चाह रहे हैं। और इसी डी डॉलराइजेशन वेव जो कि दुनिया इस वक्त इसके चपेट में है, उसमें दो बड़े बड़े न्यूज हुए हैं और दोनों में इंडिया सेंटर में है। पहला है दोस्तों, इंडिया और ईरान इन दोनों ने मिलके एक स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाने की बात की है। आपको बता देता हूं, इसमें सिर्फ इंडिया ईरान नहीं है, एक्चुअली पूरे एशियन क्लियरिंग यूनियन की बात हो रही है। लेकिन मेजर इकोनॉमीज में इंडिया ईरान है, इसके सिवा अन्य देश भी हैं जिसमें पाकिस्तान भी है। ये सब मिलके जो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम है, जिसको अमेरिका जब मन चाहे तब किसी को भी निकाल सकता था, उस सिस्टम का ऑल्टरनेटिव बनाया जाया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ, अमेरिकन वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर का जो एक टूल था वो उसके हाथ से अब खींच लिया जा रहा है। दूसरी तरफ वहीं साउथ अफ्रीका में फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है, ब्रिक्स की। और उन्होंने भी कह दिया है कि अब हम न्यू शेयर्ड करेंसी लेकर के आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो नई करेंसी होगी ये सैंक्शन से दुनिया को बचाएगी। और ये जो यूनिलैटरल सैंक्शन है, जो कि कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर का नतीजा है, उससे निकाला जाएगा। अब आप सोचेंगे यहाँ बाइडेन की फोटो क्यों लगाई गई है? जी हाँ दोस्तों, लगाई गई है क्योंकि डी डॉलराइजेशन वेव में अगर किसी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है तो वो बाइडेन ही है। दोस्तों, डी डॉलराइजेशन क्या होता है, जो हमारे जो नए साथी हैं उनको मैं बता देता हूं। दोस्तों, यूएस डॉलर डिकेड से, रादर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आप देखें तो डोमिनेंट रहा है। सारे देश उसको इकट्ठा करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाता है। कहीं भी अगर इंटरनेशनल ट्रेड होना है तो दुनिया डॉलर लेती है या डॉलर को ही मानती है। अब दोस्तों हुआ यूं, अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में डॉलर को वेपनाइज कर दिया। सबसे पहले ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया, फिर रशिया के कई बैंक्स को निकाल दिया गया स्विफ्ट सिस्टम से। नतीजन ये हुआ कि स्विफ्ट एक तरीके का टूल बन गया जिसके द्वारा अमेरिका जिसको चाहे जब चाहे तब उसको पनिश कर सकता है। और उसी में अगर आप देखें तो डॉलर बेस्ड ट्रांजैक्शंस हो नहीं सकते हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमी से उसे काटा जाया जा सकता है। अब वो बाकी देश भी डर गए। उनको लगता है कि इस प्रकार से आज रशिया के साथ हुआ है, कल ईरान के साथ हुआ था, हो सकता है कल को हमारे साथ भी हो जाए। तो इसी में दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन की वेव है और इसमें दो नई न्यूज है। आज दोनों पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्या है एग्जैक्टली, और साथ ही साथ देखेंगे ब्रिक्स करेंसी पर भी एक एनालिटिकल कवरेज हम करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, बता देता हूं अग्निपथ कोर्स है, 7 जून तक हमने एनरोलमेंट ओपन कर दिया है। आपको केवल 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रही है। मेक श्योर आप कूपन कोड यूज करें KC10, अन्यथा आपको अधिक कीमत पर यह मिलेगी। तो कूपन कोड जैसे ही लगाएंगे प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो बोध हिंदी बैच भी हम लेकर के आए हैं। ये भी सेम कीमत 7,999 रुपए में है, जिसमें इन दोनों ही बैचेस में आपको 900 से अधिक घंटे के लाइव क्लासेस मिलेंगे। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज मिलेगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। इसके सिवा एनसीईआरटी बैच भी हम ला रहे हैं केवल 4,999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो नया क्या हुआ है? अब तक आपको मैंने बता दिया डी डॉलराइजेशन क्यों हो रहा है दुनिया में, क्योंकि अमेरिका ने डॉलर को वेपनाइज कर दिया। अब देखते हैं नया क्या हुआ है। दोस्तों, सबसे पहला आप देखें तो एशियन क्लियरिंग यूनियन ACU। दोस्तों, एशियन क्लियरिंग यूनियन के मेंबर्स की एक बैठक हुई ईरान में और इसमें ACU के मेंबर्स ने अग्री किया है कि एक स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाया जाए, यानी कि एक नया क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम बनाया जाए जिसके द्वारा जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका सेफ एंड सिक्योर मैसेजिंग जो अब तक स्विफ्ट करता था उसके जगह एक नया सिस्टम कर देगा। दोस्तों, आपको बता देता हूं ACU कोई नई चीज नहीं है। एशियन क्लियरिंग यूनियन की जो गठन है ये 1974 में ही हो गई थी और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल फॉर एशिया पैसिफिक ने मिलकर किया था। इसमें दोस्तों ACU में अगर आप देखें तो कई देशों के सेंट्रल बैंक्स हैं, जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है और ईरान है। अब दोस्तों, ये लोग आपस में ACU का पर्पस क्या था कि जब भी आपस में इन देशों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड पेमेंट होता है तो उसको ACU फैसिलिटेट कर देता था। पर दोस्तों, यहां पे स्विफ्ट का इस्तेमाल होता था और ईरान को निकाल दिया गया था स्विफ्ट से। तो अब सवाल उठता है, ईरान ने कहा कि मैं तो इससे निकल गया हूं तो मेरे साथ तो ट्रेड हो ही नहीं पा रहा। तो इसीलिए उसने एक कॉल लिया, सारे ACU मेंबर्स को बुलाया और कहा कि स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव बनाते हैं और ACU के अंदर जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्टेड रिलेटेड
ट्रांजैक्शन हो रहा है वो स्विफ्ट की जगह हम इस मेथड से कर लेंगे। दोस्तों रिसेंट मीटिंग में जो अभी ईरान में हुई थी, आपको यहां बताना चाहूंगा, यहां पे सिर्फ एसीयू के मेंबर स्टेट्स ही नहीं आए थे, इसके सिवा रशियन सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी आए थे, वो ऑब्जर्वर की तरह आए थे। बेलारूस, अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स भी आए थे। इसके सिवा ये भी आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, बेलारूस और मॉरिशस इन दोनों ने ही एसीयू मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है, यानी कि एक स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव तैयार है। लेकिन क्या इससे डी डॉलराइजेशन कंप्लीटली हो जाएगा? नहीं। जब तक हम डॉलर पर निर्भर करते हैं फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, स्विफ्ट तो बस मैसेजिंग सिस्टम है। हमें क्या चाहिए? हमें न्यू करेंसी चाहिए। अब देखिए न्यू करेंसी की कैसे बात हो रही है। दोस्तों ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है केप टाउन में। तो थर्सडे को उन्होंने डिस्कस किया कि ये जो ब्लॉक है इसको कहीं ना कहीं ग्रेटर ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए काम करना होगा, यूएस हेजेमनी को भी चैलेंज करना होगा। ये बातें जो हुई हैं बातों बातों में हुई है, ऑब्वियसली एक्सप्लिसिटली नहीं हुआ है। लेकिन यहां पे इन्होंने कहा कि एक ऑल्टरनेटिव करेंसी की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट्स रहा है कि एक ऑल्टरनेटिव करेंसी तो हमें बनाना है। उनका कहना था कि ऑल्टरनेटिव करेंसी ही हमें इस प्रकार के यूनिलैटरल सैंक्शन से बचा सकता है, क्योंकि उनके सामने उन्होंने देखा कैसे रशिया के ऊपर यूएस ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर एक यूनिलैटरल सैंक्शन लगाया। इसमें कोई यूएन नहीं था, कुछ और इन्वॉल्व नहीं था, बस वेस्ट की मर्जी, पसंद नहीं आया तो सैंक्शन लगा दिया। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि हमें डॉलर से अपनी जो निर्भरता है वो कम करनी है और हमें एक न्यू शेयर्ड करेंसी बनाना होगा, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ब्रिक्स का कहना है कि हमें, अगर हम नहीं चाहते कि हम सैंक्शंस के विक्टिम बने, स्पेशली जब हम थर्ड पार्टी हैं। हो सकता है कि ईरान से हम बहुत ज्यादा तेल एक टाइम में लिया करते थे, पर जब ईरान पे सैंक्शन लग गया उसे स्विफ्ट से हटा दिया गया, और वो जो कोई भी ईरान के साथ ट्रेड करेगा उस पर भी सैंक्शन लगेगा। तो इस प्रकार की जब चीजें आई तो हम थर्ड पार्टी हैं, जो कि हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है किसी भी रॉन्ग डूइंग से, फिर भी हम सफर करते हैं, तेल की कीमत बढ़ जाती है और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन और ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, डॉलर क्राइसिस आ जाता है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट रहा है, एक नई करेंसी बनानी होगी। दोस्तों कैसे ये करेंसी काम करेगी मैं आपको बताने वाला हूं, पर उससे पहले केस स्टडी देखते हैं क्यों ये नई करेंसी आवश्यक है। रुपी बेस्ड ऑयल ट्रेड, आपको मालूम है रशिया से हम तेल ले रहे हैं, बदले में रुपी दे रहे हैं। एक नई न्यूज आई है जिसके मुताबिक इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है, बदले में रुपीस दे रहा है, और मॉस्को हर महीने $1 बिलियन का इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रुपीस अपनी इकोनॉमी में जमा कर रहा है। इसको वो कहीं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर वो इस्तेमाल कहां करेगा, किसी को देगा तो इंडिया से ही सामान लेना पड़ेगा। अब इंडिया से उसका इतना ज्यादा ट्रेड नहीं है, उसके मेजर गुड्स चाइना से आ रहे हैं। अब चाइना तो उससे रुपी लेगा नहीं सामान बेचने पर, तो यहां पर वो चाहता है कि दिरहम या फिर युआन में ट्रेड करे, लेकिन उसके पास रुपीस जमा होते जा रहे हैं। तो यहां पे यदि एक ऑल्टरनेटिव करेंसी होती तो कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होता, इस प्रकार के चैलेंजेस नहीं आते। कैसे ये ऑल्टरनेटिव करेंसी काम करेगी, ब्रिक्स करेंसी, आपको बता देता हूं। दोस्तों अभी क्या सिस्टम है, मान लीजिए इंडिया में एक ट्रेडर है, वो क्या करता है, चाइना से एक इंडस्ट्रियल गुड, एक फैक्ट्री इंडिया में लगा रहा है, ओनर है, उसने एक इंडस्ट्रियल गुड, एक सामान मंगवाया, फैक्ट्री में एक इनपुट मशीनरी थी, वो चाइना से मंगवाया। अब जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वो चाइना में जब उसे मंगवा रहा है तो उसको वो बताएगा इतने युआन का है ये पर्टिकुलर सामान। अब वो क्या करेगा, रुपी लेके जाएगा, अपने बैंक को बोलेगा, बैंक आरबीआई से बात करेगी, उस रुपी को वो डॉलर में कन्वर्ट करवा लेगा, और ये डॉलर जाएगा चाइनीज इकोनॉमी में। आरबीआई ने डॉलर दिया रुपी लेके, और ये डॉलर गया चाइनीज सेंट्रल बैंक के पास, और उसने उस डॉलर को युआन में कन्वर्ट किया और उस सेलर को दे दिया, और इस तरीके से इंडिया से पैसा चाइना जाता है और फिर चाइना से इंडिया सामान आ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखिए तो नेट क्या हुआ, इंडिया के पास क्या हुआ, डॉलर रुपी लिया, बदले में डॉलर लिया तो डॉलर माइनस हुआ। और यहां पे अगर आप देखें तो चाइना के पास क्या हुआ, चाइनीज सेंट्रल बैंक ने डॉलर लिया और बदले में युआन दे दिया, यानी इसके पास नेट डॉलर का गेन हुआ। अब देखिए यहां पे क्या प्लान किया जा रहा है। सबसे पहले एक ब्रिक्स करेंसी बनाई जाएगी। ब्रिक्स करेंसी किस तरह से बनाई जाएगी, अभी जो न्यूज आ रही है उसके तरीके से, जैसे आईएमएफ में एसडीआर होता है। एसडीआर अगर आप देखें तो ये बास्केट ऑफ करेंसीज के अलग अलग वेटेज होती है हर करेंसी की, और उसके अनुसार एक एसडीआर की वैल्यू तय की जाती है। जैसे यूएस डॉलर का अभी 43.38% वेट है, रेमिनबी का 12.28% वेट है, यूरो का 29.31% वेट है। कैसे ये वेट कैलकुलेट किया जाता है उसका अपना कैलकुलेशन है। तो इस प्रकार से मान लेते हैं ये जो बीटा मैं यहाँ पे सिंबल बना के रखा हूं, इसको मान लेते हैं ये ब्रिक्स करेंसी का सिंबल है।
ये ब्रिक्स करेंसी का जो सिंबल है ये इसी प्रकार से इन सारे, जैसे यहाँ पे आईएमएफ में एसडीआर में इन करेंसीज के वेट पे होता है, वैसे ही ये रुपी, युआन, रशियन रूबल, इन सब के वेटेज पे इसका ब्रिक्स करेंसी का एक यूनिट निर्धारित होगा। अब मान लीजिए सेम सामान इंडिया चाइना से ले रहा है, इंडियन ट्रेडर क्या करेगा, रुपी लेके जाएगा, एक अपने बैंक को बोलेगा ये रुपी लो, वो जाके यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक होगा जो कि इंटरनेशनल लेवल का होगा, जो कि ब्रिक्स के सारे आरबीआई जैसे भारत से है वैसे ही हर देश के सेंट्रल बैंक से बात करेगा और एक बड़ा सा इंटरनेशनल लेवल का एक सेंट्रल बैंक होगा। ये सेंट्रल बैंक क्या करेगा, यहां से रुपी लेगा, सेंट्रल बैंक में रुपी गई और उसको इसी वेटेज के आधार पे जितनी रुपी आई उसको वो ब्रिक्स करेंसी में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसी ब्रिक्स करेंसी को इसी वेटेज के आधार पे युआन में कन्वर्ट कर देगा और ये युआन अब कहां चली जाएगी, चाइनीज सेलर के पास। तो इस तरीके से इंडिया ने क्या किया, रुपी दिया, चाइना के पास युआन गया और बीच में ब्रिक्स का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या किया, वो बस लिखा पढ़ी किया, रुपी को ब्रिक्स में कन्वर्ट किया, ब्रिक्स को युआन में कन्वर्ट किया और वापस युआन भेज दिया। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो पूरा ट्रेड ब्रिक्स करेंसी के द्वारा संचालित हो जाएगा। वैसे ही चाइना से अगर इंडिया सामान आ रहा है तो क्या होगा, चाइना युआन देगा, ब्रिक्स सेंट्रल बैंक उसे ब्रिक्स में कन्वर्ट करेगा, फिर ब्रिक्स करेंसी से उसको रुपी में कन्वर्ट करेगा और इंडियन सेलर के पास रुपी आ जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा काम करेगा। पर इसमें समस्या क्या है, देखिए दोस्तों, एक चीज तो ऑलरेडी सॉर्ट आउट किया हुआ है, ये जो काम है ना, ये पूरा का पूरा सेंट्रल बैंक, ये पूरा वेटेज बनाना, ये ऑलरेडी ब्रिक्स का एक कंटीजेंसी रिजर्व अग्रीमेंट है। तो वो कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट जो है वो ऑलरेडी इस प्रकार का फंक्शन कुछ हद तक कर रहा है, थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो वो कर लेगा। लेकिन एक समस्या बरकरार है दोस्तों, ब्रिक्स करेंसी जब बनेगी तो उसमें कहा जा रहा है और भी कई देश होंगे, ब्रिक्स एक्सपैंड हो चुका होगा, 18-20 देश होंगे, तो इसमें कई देश होंगे, कई काफी फ्रेजाइल इकोनॉमी भी होंगी। तो क्या उनके करेंसी को वेटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना निर्भर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस, अगर उनके देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई तो वो पूरे ब्रिक्स में स्पाइरल कर सकती है। तो यहां पे ये जो पूरा वेटेज इस प्रकार से होगा, तो ये क्या है दोस्तों, ये सब के सब फिएट करेंसी हैं, यानी कि ये सब पेपर वैल्यू है, मैं बस वचन देता हूं, बस वही है, अंदर कुछ नहीं है ना, मैं धारक को वचन देता हूं इससे 100 रुपए का सामान मिलेगा, आगे क्या, आगे कुछ नहीं। लेकिन इस प्रकार से अगर हम अरेंजमेंट रखेंगे लाइक एसडीआर तो ये फिएट करेंसी बनी रहेगी, यानी चैलेंजेस रहेंगे। तो यहां पे कहा जा रहा है कि ब्रिक्स करेंसी को हम फिएट ना बनाएं, हम इसको फिजिकल एसेट्स पे बैक्ड करें। हो सकता है वो ऑयल रिजर्व्स हो, वो गोल्ड होंगे, तो ये जो बास्केट ऑफ गुड्स होगा ना, हर देश अपने यहां से कुछ कुछ चीजों को पैक करेगा। अभी जो बात चल रही है, थोड़ा डॉलर करेगा, थोड़ा गोल्ड करेगा, डॉलर नहीं करेगा, थोड़ा गोल्ड करेगा, थोड़ा ऑयल सेक्टर का कुछ होगा, पेट्रोलियम रिजर्व्स होंगे, थोड़ा लिथियम रिजर्व्स होगा। तो इस प्रकार से थोड़े से अगर आप देखें तो अलग प्रकार के जो आज के टाइम में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले मेटल्स हैं वो सब होंगे। तो इस प्रकार रेयर अर्थ मेटल्स होंगे। तो इन सब से ब्रिक्स करेंसी की वैल्यू तय होगी और यहां जो वेटेज क्लियर हो रहा है, हर देश का रुपी का कितना वैल्यू होगा वो डिटरमिन होगा इस आधार पे कि हम कितना रिजर्व पेग कर रहे हैं, वहां पर रख रहे हैं, और उसके आधार पे वो तय होगा। तब ये करेंसी फिएट नहीं होगी, देन इट विल बी एक्चुअल करेंसी। और ये पूरा ट्रेड डिजिटल होगा तो डिजिटल करेंसी भी साथ साथ ये बन जाएगी। दोस्तों इस वक्त क्या हो रहा है, अभी पूरा का पूरा डी डॉलराइजेशन का बेनिफिट युआन ले जा रहा है। अभी आपको मालूम है रशिया और चाइना, चाइना और ब्राजील, इन सब के बीच में ऑलरेडी डील हो रखा है कि जो भी ट्रेड हो रहा है युआन में अधिकतम ट्रेड होगा। तो चाइनीज युआन की बात करें, रशिया तो आप जानते ही हैं, ब्राजील में उसने यूरो को सरपास कर लिया है। आज जो ब्राजील की सेंट्रल बैंक है, डॉलर के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी करेंसी को रख रही है तो वो युआन है। उसने जो रेमिनबी की बात करें, चाइनीज युआन की बात करें, तो पहले ब्राजील में सेकंड नंबर पे यूरो हुआ करता था, लेकिन 2022 में रेमिनबी 5.37% ऑफ ब्राजील के इंटरनेशनल एक्सचेंज रिजर्व्स में है, कंपेयर टू जस्ट 4.74% ऑफ यूरो। यानी कि युआन तो क्लियर विनर बन रहा है। लेकिन हम चाहेंगे ये युआन अकेला इसका बेनिफिट ना ले जाए, इंस्टेड हम एक ब्रिक्स करेंसी बनाएं। और यही चैलेंज भी है, चाइना क्या चाहेगा, जब युआन अकेला सोल विनर बन रहा है तो क्या वो ब्रिक्स को एक ऑल्टरनेटिव बनना चाहेगा या उस पर भी किसी तरीके से वो अपनी पकड़ बनाना चाहेगा? ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बहुत ही एनालिटिकल वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा।
तो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर सकते हैं। एक फॉर्म है, उसको फिलअप करके आपको जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। वापस याद दिला देता हूँ, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। अग्निपथ कोर्स, बोध कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स सब में आप एनरोल कर सकते हैं। अग्निपथ और बोध बैच दोनों 7,999 रुपए में उपलब्ध है। अग्निपथ 7 जून तक हमने एक्सटेंड कर दिया है, बोध बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसके सिवा एनसीईआरटी कोर्स 4,999 में, अग्निपथ और बोध 7,999 रुपए में। 8 महीने में कंप्लीट कोर्स हम कवर करा रहे हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी बैच हम 4,999 रुपए में कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कराएंगे। हिस्ट्री समुद्र मंथन है, सीसैट कोर्स भी लेकर के आए 2,499 रुपए में। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है, मेंस टेस्ट सीरीज भी है, इनमें भी एनरोल कर सकते हैं। हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। पर्सपेक्टिव सीरीज है, इसको भी जरूर देखिए और हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो कीजिए।